चैप्टर आपके सिलेबस में होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दें। चैप्टर सेकंड आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में आप क्या क्या पढ़ते हुए जाते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट का एक जनरल मीनिंग आपको मालूम है। मेजरमेंट का मीनिंग होता है नापना, तौलना, सिंपली। ये हम लोग लास्ट टर्न पर भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट 10-15 मिनट इसी बात पर दिए थे। पहला टॉपिक डेफिनेटली होगा नीड फॉर द मेजरमेंट। इसके बाद आप जाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कौन कौन सी यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे, इन यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। देन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। इसके बाद इन यूनिट्स और मेजरमेंट के बेसिस पे दो तरह की क्वांटिटीज की हम बात करेंगे, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। देन लेंथ, मास और टाइम के मेजरमेंट्स के आपके कौन कौन से मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे आपके इस प्रोसेस में, जिसमें ट्रायंगुलेशन मेथड, कोपरनिकस मेथड, केपलर्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, ये आप सिलेबस में देखेंगे तो वन बाय वन आते हुए जाते हैं। फाइनली हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और लास्टली द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एप्लीकेशंस। जो भी आपकी डायमेंशनल एनालिसिस है, बहुत सारे लोगों ने पार्ट पहले भी पढ़ा हुआ है, जब मैं पहले पढ़ा रहा था तो डायमेंशनल एनालिसिस का हम ये पार्ट इसके बाद डिस्कस करते ही जाएंगे। एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पर लगता है कि आखिरकार हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। आए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे इस चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा, चूंकि आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो एक सवाल आता है किसका मेजरमेंट करोगे। तो आपने ध्यान दिया होगा नॉर्मल लाइफ में आप कई चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। मैं नाम बता देता हूँ। आप लेंथ मेजर करते हैं, आप टाइम मेजर करते हैं, मासेस मेजर करते हैं, मास ऑफ द शुगर, मास ऑफ द पोटैटो जो आप सब्जी के ठेले से या किराने की शॉप से खरीद के लाते हैं, 2 kg 3 kg एंड सो ऑन। स्पीड आप मेजर करते हैं रनिंग में, जो आपके कोई भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये जो आप टाइम, मास, लेंथ या ऐसी जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिर एक सवाल आता है फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्टली हम किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात तो ये आती है कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होगा जिसमें कोई ना कोई वैल्यू हो, कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड टाइप चीज़ हो और जिससे हम मेजर कर सकें। तो इसीलिए आप देखेंगे फर्स्ट डेफिनेशन जो अपने पास आती है वो अपने पास यही आती है, और वो आती है व्हाट इज अ यूनिट, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। ऐसी सारी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर कोई आदमी बताता है कि मैं 2 किलो शक्कर ले आया, मैं 5 मीटर चल के आया, तो लेंथ, डिस्टेंस, मासेस जो आप बता रहे हैं ये कैसी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। लेकिन अगर आप बताते हैं मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, देन कितना तेज, तो आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। गुस्सा एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। द रीजन इज सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता, और इसलिए दूसरी शर्त जो कहा था लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं पॉसिबल टू मेजर, जिन्हें आप नाप सकते हैं, जिनका नापा जाना संभव है, वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है, मेरी बात समझ में आती है। गुस्से को मैंने कहा था मेजर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसे अंडर द फिजिकल क्वांटिटी इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। देन और आगे पढ़ते हैं, आप फिजिकल क्वांटिटीज दैट विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज, बट आपने माइक म्यूट रखिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, क्या क्या होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जैसे कुछ क्वांटिटीज में आप देखेंगे केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे हम बात करें कोई रेशियो में मैं एक एग्जांपल याद दिलाता हूं, चूंकि आप 10th पास होके आए हुए हैं। हम लास्ट ईयर पढ़ते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप चेक करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, ये रेशियो है। किसका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो चूंकि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है तो केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको भी हमने एक माना।
ये आपका एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे आप कभी पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और भी ऐसी चीजें, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं, एक और मैं नाम मेंशन कर देता हूं, और ये नाम आपके लिए होगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको हल्का सा 9th का याद हो तो रिलेटिव डेंसिटी हुआ करती थी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी ये दो चीजों का रेशियो है। और रेशियो है तो ना तो इसका यूनिट होगा और ना डायमेंशन होगी, केवल और केवल वैल्यू आएगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, रेशियो टाइप, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। माइक किसका ओपन है, उसका नाम बताओ बेटू। अमन बेटा अपना माइक म्यूट करें। देन इसके बाद जाएंगे आप मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। दूसरे टाइप की क्वांटिटीज कौन सी होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट आपके दोनों होंगे। जैसे लेंथ, लेंथ में आप देखेंगे 5 मीटर, मैग्नीट्यूड इज देयर 5 मीटर, यूनिट इज देयर मास 10 kg, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड इज देयर kg, द यूनिट इज देयर। तो इनको भी हम मान लेंगे। ध्यान देखना, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट होते हैं ये स्केलर कहलाते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने सिलेबस रिवाइज करने से पहले जहां छोड़ा था वो आपके स्केलर और वेक्टर ही थे, और ये स्केलर की डेफिनेशन थी ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट होती हैं, डायरेक्शन नहीं होता। फिर तीसरे टाइप की क्वांटिटीज कौन सी होंगी, तीसरी होंगी, ध्यान देखना, जिनमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ आपके पास क्या मौजूद होता है, आपके पास मौजूद होता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब ये आपके कहलाते हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर्स के एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोगों को याद है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए लार्ज नंबर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वेक्टर के चैप्टर में इनके कम से कम 10 नाम हमें वैसे ही मिल जाते हैं। अब मुझे बताएं क्या क्वांटिटीज के टाइप समझ में आते हैं। ठीक, अब ये जो 3 टाइप की हमने पढ़ ली, इसके बाद ध्यान देखना एक छोटी सी चीज और आती है, और उस छोटी चीज को हम एक बार और लेते हैं आगे। अगली बार में आपको ये चीज बताई जाएगी, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। ध्यान रखना हर जगह एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि हमने तीन चीजें मान ली तो सारी फिजिकल क्वांटिटी कवर हो गई। आपने कहा ये रेशियो में हो गए, ये स्केलर हो गए, ये वेक्टर हो गए, नहीं, कुछ फिर भी बच जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इन तीनों क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे, और जो इन तीनों क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे उनके लिए आप क्या कहेंगे, आप कहते हो जाएंगे देयर आर ऑल्सो सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं which are not completely specified, जिन्हें आप completely specify नहीं कर पाएंगे, किससे, by magnitude, unit and direction। इन तीन से भी पूरी तरह स्पेसिफाई नहीं हो पा रही, इनसे भी उनका नेचर हमें कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा, और ऐसी क्वांटिटीज को एक खास नाम दिया जाता है, और वो खास नाम रहा ये। कभी कभार आपसे कोई एक लाइन में पूछता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेंसर्स, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं टेंसर्स कौन से होंगे जिन्हें आप सिंपल मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, केवल इन 3 चीजों के बेसिस पर स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उनको आप क्या कहते हैं, टेंसर्स। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, आप में से कोई पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो अभी कंप्लीट तो मैं नहीं बताता क्यों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप एक रोटेशनल मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे अपने उसमें आगे बढ़ती हुई फिजिक्स में देन ये टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ हल्का सा हिंट देता हूं, कुछ इस टाइप का होता है, जिससे आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, इसको याद होगा, एक बार हम पूछ भी रहे थे कि अगर एक फैन चल रहा है आप स्विच ऑफ कर दें तो क्या होगा, वो तब भी घूमता रहता है, ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती थी। तो अगर आप देखें इन केस ऑफ द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में आपसे कहा जाता है a rigid body at rest will continue to be in rest, similarly a rotating body will have a tendency to rotate in the same direction with same angular velocity। घूमता हुआ ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में उसी रफ्तार से घूमने का कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, और जो रोटेशनल बॉडीज का इनर्शिया होगा, इनर्शिया हमने कहा, हमने 9th से पढ़ रखा है, ये रोटेशनल बॉडीज का इनर्शिया आपके लिए उस चैप्टर में डिटेल में डिफाइन किया जाएगा, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब मुझे बताएं क्या एक जनरल जानकारियां इतनी समझ में आती हैं, या कोई डाउट है पूछें फुर्ती से, कोई डाउट किसी को बाल को।
आवाज आ रही, सब आवाज नहीं आ रही? चले, किसी को कोई समस्या नहीं? हम्म, कोई डाउट बचे? ठीक, ओके। अब आते हैं अगली चीज पर जो हमने आपसे बात की थी। ये तो एक जनरल आइडिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमने ये कहा था आप तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हैं। पहली चीज हमने देख ली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, भैया हमें समझ में आ गया। क्वांटिटीज में क्या समझ में आएगा, अगर इन रफ हम बात करें, हमें समझ में आ गया ऐसे क्वांटिटीज जो फिजिकल लॉज को डिस्क्राइब करेंगी और डेफिनेटली जिनको आप मेजर कर सकते हो, दैट आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। फिर 3 टाइप बता दिए, न्यूमेरिकल रेशियोज, स्केलर्स, वेक्टर्स और एक्सेप्शंस यानी कि टेंसर्स। अब अगली बात आती है, सवाल ये आता है जो अपन कह रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है मेजर क्यों करें? आखिरकार मेजरमेंट की जरूरत क्या है, करें ही क्यों? तो मेजरमेंट आपको मालूम है, मेजरमेंट जब हम लास्ट राउंड में चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने कहा था, और फर्स्ट चैप्टर आपने पूरा पढ़ा हुआ है। अब आपको ही मालूम है आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई लॉ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी कहीं ना कहीं उनको आपको मेजर करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं माने चलता हूँ, हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जाए, एक एप्पल फिर से गिराएं, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे। एप्पल है, कितना मास था, कितनी देर में गिरा, कितना टाइम था, कितनी हाइट थी, क्या स्पीड थी, और इन सारी चीज़ों के आंसर क्या क्या क्या, व्हाट वाज द स्पीड, व्हाट वाज द टाइम एटसेट्रा, व्हाट वाज द मास, इन सब के आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आप इन चीज़ों को मेजर कर रहे होंगे। दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट फॉलिंग ऑफ एन एप्पल अंडर द ग्रेविटेशन, ये एक्सपेरिमेंट आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रॉपरली व्हेन यू आर पासिंग थ्रू द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आए देखें क्या हम भी ऐसा कहते हैं, बिल्कुल यही कहेंगे। क्या आपसे कहा जाएगा, ये आपसे क्या कहेगा, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड। भैया क्यों रिक्वायर्ड? तो आगे बताएगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, ताकि आपको इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता चल सके। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड मतलब जो भी मैं बात करूं, थोड़ी सी शक्कर दे दो, सो हाउ मच शुगर, थोड़ी सी मतलब क्या भैया, किसका थोड़ा सा, किसी के हिसाब से थोड़ा सा ये होगा, किसी के हिसाब से थोड़ा सा ये होगा। तो जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड की बात आएगी ये तभी आएगी जब आप बात कर रहे होंगे 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg और 5 kg। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं, कितना दिया या कितना लिया, समझ में आता है? जैसे आपने घर में ही कभी कहे थोड़े से पैसे दे दो, तो मम्मी पूछती है थोड़े से कितने, थोड़े से में एक रुपया पकड़ा दें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेजरमेंट चाहिए ना, 10 रुपये चाहिए, 20 चाहिए, किसी के हिसाब से 500 रुपये थोड़े होते हैं, अपना अपना क्राइटेरिया है। तो उन्होंने कहा एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आप तभी डिटरमाइन करेंगे जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं। और क्या बताएगा, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज। अगर आप दो बॉडीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, कौन सा हल्का है कौन सा भारी, कैसे करोगे कंपैरिजन? एग्जैक्ट कंपैरिजन बेटा आप तभी कर पाएंगे जब आप ये बताएंगे कि जैसे मान चले कोई भी मैं दो ऑब्जेक्ट ले लें, कौन सा हल्का है कौन सा भारी, अपने आप मेजर करें, पता चल जाएगा ये 25 ग्राम का है, ये 75 ग्राम का है, मतलब बोले ये इससे हैवियर है और 3 टाइम्स हैवियर है, या ये इससे 50 ग्राम ज़्यादा भारी है। कोई भी चीज़ हमने कहा, दो गाड़ियां हैं, कोई तेज चल रही है कोई धीमी चल रही है, कौन सा स्लोअर है कौन सा फास्टर है, डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड। वन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अदर वन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, सो द सेकंड वन इज मूविंग एट फास्टर रेट। और भी कोई चीज जहां भी कंपैरिजन करना चाहो, ठंडा है गर्म है, आज का दिन ज्यादा ठंडा था, कल का दिन ज्यादा गर्म था, क्या करते हो डेली पेपर में टेम्परेचर आता है ना, अपन पढ़ते हैं, अभी कल मैंने चेक किया, कल हुआ करते आज बहुत गर्मी है, कैसे पता चला? उसमें लिखा था पेपर में आज सितंबर का पिछले 10 साल का सबसे गर्म दिन रहा, टेम्परेचर रहा 36.8। इससे पता चला ना कि पिछले 10 साल में सबसे गर्म दिन ये है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि आई हैव मेजर्ड,
इट वाज 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो मेजरमेंट तो भैया लगेगा, इसके बिना आप कंपैरिजन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, अंदाजन हो जाएगा। देन वही जो मैं आपसे करता क्या कहेगा, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस है एंड एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व, जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, मैंने तो एक सेब गिराने वाला साधारण सा एक्सपेरिमेंट दिया था, एक्सपेरिमेंट क्या इन्वॉल्व करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कहीं ना कहीं उनमें फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होना है। कौन सी क्वांटिटीज, इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, जिनमें भी आपको फिजिक्स का लॉ एक्सप्रेस करना है उन क्वांटिटीज को, जैसे मास, डिस्टेंस, हाइट, ये कहीं ना कहीं उस एक्सपेरिमेंट में लगेंगे। देन दस फॉर प्रेसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिनोमेना, डिस्क्रिप्शन आप उसको समझा रहे हैं, प्रेसाइज मतलब समझ आ रहा होगा एकदम सही, एग्जैक्ट, करेक्ट, ऐसा कुछ मतलब, उसके लिए आपको मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, आपको जो भी इन्वॉल्व्ड क्वांटिटीज हैं उनका मेजरमेंट एसेंशियल है। अब इसमें कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, हाँ या ना, बोलो बालको फुर्ती से। नहीं, कोई समस्या नहीं, देन इट्स गुड। अब एक चीज और बताते हैं छोटी सी, पहले मैं ऊपर बताता हूँ फिर उसको कंपेयर करेंगे हम। जब भी आप किसी चीज को मेजर करने जाते हैं तो अभी हमने शुरुआती किसे की थी कि आप मेजर करेंगे तो आप कितना मेजर करेंगे, आप मेजर करेंगे 5 मीटर, आप मेजर करेंगे 10 किलोग्राम। आप देखें ध्यान से, कोई भी मेजर्ड वैल्यू जब आप लेते हैं, जो भी आप मेजर्ड वैल्यू लेते हैं, इस मेजर्ड वैल्यू में दो पार्ट होंगे, एक वैल्यू होगी 5 और एक यूनिट होगी मीटर, या फिर आप देखना एक 10 नंबर होगा और एक यूनिट होगी केजी। और इसीलिए आपसे कहा जाएगा इन जनरल एनी मेजरमेंट कैन एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल्स टू NU, और P इज इक्वल्स टू NU समझ में आ रहा होगा, P फॉर फिजिकल क्वांटिटी, नंबर एंड यूनिट। और ये ध्यान रखेंगे किसी भी गिवन वैल्यू के लिए N इंटू U हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हम फिर एक बार डिस्कस करते हैं, हमने कोई लेंथ ऑफ ए रूम नापी है, लेंथ ऑफ ए रूम अगर कोई आदमी नापता है मान के चले 5 मीटर और कोई आदमी इसको नापता है 500 सेंटीमीटर, तो मुझे बताएं क्या ये दोनों अलग अलग हैं या फिर सेम है? सेम है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, नंबर इंटू यूनिट जो भी है ये आपका कांस्टेंट रहेगा, कमरा नहीं बदल जाएगा। और इसीलिए इस चीज को आप देखेंगे कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे NU बराबर कांस्टेंट का मतलब ही हम कहेंगे NU फॉर फर्स्ट स्केल, और ये N2U2 फॉर सेकंड सिस्टम। ये दोनों आपके कैसे आने चाहिए, सेम, N1U1 समझ में आ रहा होगा फर्स्ट, और N2U2 समझ में आ रहा होगा सेकंड केस। कमरा उतना ही लंबा होगा, दोनों सेम होंगे या दोनों आपके कैसे होंगे, कांस्टेंट। अब कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, मैं स्लाइड को चेंज करूं? कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। नो सर, दैट्स गुड। अब जब आप मेजरमेंट करते हैं तो ध्यान से आप देखें, मेजरमेंट के बेसिस पे हम 2-3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज मानते हैं। जो आप फिजिकल क्वांटिटीज मानते हैं पहले मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ एक लाइन में, फिर हम इस बोर्ड पे तो अपना पढ़ेंगे। जो हम फिजिकल क्वांटिटीज मानते हैं, ध्यान देखना मैं यहाँ पर नाम बताता हूँ। आप क्वांटिटीज मानते हैं फंडामेंटल और आप मानते हैं क्वांटिटीज डिराइव्ड। अब आप पूछेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या फर्क है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आप देखना वो मानी जाती हैं जिनको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं और जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल छोटी सी चीज लेके चलेंगे, आपको एक ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। हम जिस रूम में बैठे हैं, अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम, क्या हम इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक मेजरिंग टेप उठाएंगे, देखा होगा वो गोल वाला फीता आता है, उस फीते को आप फैलाएं, वो नहीं हो, मैंने कहा सिंपल एक लंबी स्केल ले लें, उसको उठा के रखते जाएं, आराम से हम इस कमरे की लेंथ निकाल सकते हैं। मान के चल रहे हैं कमरा जो है 4 मीटर का है, 4 मीटर मतलब 12 फुट, लगभग कमरे की साइज यही होती है, 10 फीट, 12 फीट और 14 फीट, समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा मान लिया मैंने कमरे की लेंथ कितनी है, 4 फीट।
ऐसे ही किसी आदमी ने कहा व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ दिस रूम, अगेन आप टेप को उस डायरेक्शन में फैलाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि इसकी ब्रेथ है 3 मीटर। जब आप ध्यान देखें लेंथ और ब्रेथ हम नापते हैं तो आप इनका डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं। लेंथ ब्रेथ आपने सीधे नाप दी है, किसी और क्वांटिटी से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्वांटिटीज आपकी किस टाइप की क्वांटिटीज कहलाएंगी, ये कहलाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब एक सवाल आपका बनेगा, बोले जैसे मैंने लेंथ और ब्रेथ फंडामेंटल के लिख दिए, डायरेक्ट मेजर कर रहे हो, तुम कहोगे डिराइव्ड कौन सी होंगी। डिराइव्ड वो क्वांटिटी कहलाती हैं, ध्यान से देखो, जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। इनको आप डायरेक्ट मेजर नहीं करते, आप इनको कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से जाता हूँ, मैंने आपसे कहा था कमरे की लेंथ बताएं, आपने मेजर कर दी। मैंने कहा आप कमरे की ब्रेथ बताएं, आपने मेजर कर दी। वेरी गुड। आपको याद है कितनी कितनी मानी थी, एक मैंने माना था 4 मीटर, दूसरा मैंने माना था 3 मीटर। क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रूम? लेंथ इंटू ब्रेथ, सही कह रही हैं। 4 इंटू 3 12 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। लेकिन एक मज़ेदार बात है, आपको यहाँ से एक खास बात समझ में आई होगी। जब हम ये कह रहे हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू 12 मीटर स्क्वायर, वही आपका मैंने 4 इंटू 3 कर दिया है। तो आपने ध्यान दिया, लेंथ के समय आप लेंथ मेजर कर रहे थे, ब्रेथ के समय आप ब्रेथ मेजर कर रहे थे, बट एट द टाइम ऑफ एरिया यू आर नॉट मेजरिंग एरिया, you are calculating area which is depending on the fundamental quantities like length and breadth। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एरिया हमेशा लेंथ और ब्रेथ पर ही डिपेंड करेगा। सपोज करो ये रूम सर्कुलर होता अगर, तो फिर आपका जवाब क्या होता? मैंने कहा अगर ये रूम आपका कैसा होता, सर्कुलर होता, तो फिर आप क्या जवाब देते मुझे? एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करते। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करते। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो हम एरिया की बात कर रहे थे, एरिया आपकी कैसी यूनिट है? एरिया आपका डिराइव्ड है। और डिराइव्ड क्यों है? क्योंकि कैलकुलेट किया गया, ये बाकी दोनों पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, रेडियस पर, ब्रेथ पर, एटसेट्रा। बस देखें ध्यान से, अगर ये कंसेप्ट क्लियर आता है तो पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल क्या कहेगा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड डायरेक्टली, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था लेंथ और ब्रेथ, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, और जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल। अब आप पूछेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है, अपने पास 7+2 आज की डेट में हम जिस मेजरमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं, अभी मैं आपको 1 मिनट बाद मेजरमेंट सिस्टम्स की तरफ भी लेके जाऊंगा। हम जो मेजरमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में हम 7 क्वांटिटीज मान के चलते हैं। ये बोर्ड ब्लर तो नहीं हो रहा, चेक करते हैं। और 7 क्वांटिटीज कौन सी मानते हो फंडामेंटल? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने पहले भी एक बार बात की थी, ये आपको बताता है प्रकाश की तीव्रता, यानी कि कहीं ना कहीं प्रकाश की चमक। मैंने इसका हिंदी अनुवाद इसलिए किया है कि आदमियों को अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो हिंदी में समझ में आ जाए कि आपका प्रकाश यानी कि लाइट कितनी तेज है, कहीं ना कहीं उस चमक की बात कर रहा होता है। और 7th आप देखेंगे ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप एक चीज कहेंगे 7+2 से हमारा मीनिंग क्या है? क्योंकि तो 7 हुई +2, एक्चुअली 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी मानी जाती हैं, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अभी हमारे पास आएंगी, वो आपकी कहलाती हैं एंगल और सॉलिड एंगल। उन पे भी अभी हम चर्चा करते जाएंगे। ठीक, अगर आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे जाओगे इन पे हम ले लेते हैं। ठीक, चलो देखने में आ रहा है बोर्ड क्लियर कट, कोई समस्या तो नहीं बच्चों? बोर्ड साफ आ रहा है देखने में? ठीक, मैंने कहा एक बार पूछ लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, सप्लीमेंट्री जो मैं करता 7+2 थे। 7 तो याद है, 7 कौन कौन से थे? 7 में फिर से याद दिलाऊं शॉर्ट में, एक मास था, एक लेंथ था, एक टाइम था, एक इलेक्ट्रिक करंट थी। 4 हो गए। इसके बाद 5वां आपका इन शॉर्ट लिख रहे हैं, याद रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर था। इसके बाद 6वां था
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वो था आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवेंथ वन जाओगे तो सेवेंथ वन भी मैं यहीं कहीं डाल देता हूँ। सेवेंथ वन आपका था अमाउंट ऑफ मैटर, इसलिए मैंने कहा उस स्लाइड को दोबारा कौन खोले, यहीं से हम चेक कर सकते हैं। ये थे अमाउंट ऑफ मैटर, बाकी आप देखना चाहें तो ये रहे। ये 7 थे आपके, कौन कौन से थे? लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मेरा अंदाज है बिल्कुल साफ समझ में आ रहे होंगे। अब मैंने कहा जो हम 7+2 आपसे बात कर रहे थे, तो 2 और कौन से थे, क्योंकि एक सवाल ये बना, तो 2 जो आपके बच रहे थे वो आपके आते हैं एंगल, और ये हल्का सा इसके पीछे छिप रहा है, तो चलो इसको नीचे लेते हैं। अब देखेंगे आपको, एक एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। ठीक, उसका नाम हल्का सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका सॉलिड के आगे लिखा हुआ है एंगल। ओके, ये क्वांटिटी ध्यान देखना, एक और नाम से आनी आती है, फंडामेंटल भी कहलाती हैं, और ये किस नाम से आनी आती हैं? दीज आर नोन एज दी बेस क्वांटिटीज ऑल्सो। तो फंडामेंटल और बेस का तो मालूम है एक ही मतलब होता है। देन मैं बात कर रहा था डिराइव्ड। डिराइव्ड मैंने क्या कहा था, ये तो 7 फंडामेंटल हो गई। अब इनसे कैलकुलेट होके जो भी इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, पावर, जो भी होगा, जैसे एरिया ही था, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, स्क्वायर लोगे तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी कंडीशन हो, जो इनसे कैलकुलेट होके निकलेंगी वो आपकी किस नाम से आनी आएंगी? सो दैट विल बी नोन एज दी डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज में आप क्या कहेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं, एंड विच डिपेंड अपॉन देम, जो उन पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने कहा था एरिया, लेंथ, ब्रेथ या रेडियस पे डिपेंड करता है, वो किस नाम से जानी जाएंगी? वो कहलाएंगी आपके लिए डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा शक होना चाहिए, फिर भी किसी को तो आप पूछ सकते हैं। और जो मैंने कहा था, जैसे अभी आपसे पूछा था 4 मीटर 3 मीटर, आपने एरिया नापा नहीं था, आपने 12 निकाला कैसे था? 4×3 करके। तो इसलिए मैंने कहा था आर कैलकुलेटेड बाय विद दी सुटेबल मैथमेटिकल फॉर्मूला, इनको आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा था आपके रूम का एरिया क्या है? 4×3 लेंथ इंटू ब्रेथ। और मैंने कहा था अगर सर्कल होता तो क्या करते? तो आपने ही जवाब दिया था कि हम सर्कल का फॉर्मूला लगाते। तो भैया इसीलिए मैं कह रहा हूँ सूटेबल फॉर्मूला। सूटेबल मतलब जो उचित हो उसको लगाना। एग्जाम्पल वैसे ही समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल में क्या दिमाग लगेगा? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलेगी रिलेशन से, डेंसिटी कैसे निकलेगी? मास अपॉन वॉल्यूम से, एरिया का एग्जाम्पल मैंने दिए ही है। ठीक, कोई डाउट इसमें? हाँ या ना बोले फुर्ती से, कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं, ठीक। नेक्स्ट एक चीज पर चलते हैं इसके बाद। अब हम जाते हैं आपके लिए यूनिट्स पर। अब जब आप यूनिट्स की चर्चा करेंगे तो एक मजेदार बात है, एक सवाल बनता है, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, क्वांटिटी समझ में आ गई थी जो आपके फिजिकल लॉ को डिस्क्राइब कर रही थी, और जो मैंने कहा था जिसको आप मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी हुई। फिर आपको लगा भैया कितने टाइप की क्वांटिटी हैं। एक तो मैंने बताया सिंपल, कुछ रेशियो अकेले होंगे, कुछ स्केलर्स होंगे, कुछ वेक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे एक्सेप्शन होंगे जिन्हें आप न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन और यूनिट, इन तीनों के होते हुए भी पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, वो टेंसर्स होंगे। अब याद रहेगा, टेंसर का एग्जांपल किसी को याद है? जल्दी से बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेल डन, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि आप क्लास में बिल्कुल बढ़िया अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। अब अगला मैंने कहा था मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब नापने जाओगे तो ये सारी क्वांटिटी 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, कुछ डायरेक्ट मेजरमेंट, कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाली फंडामेंटल, और जो इनडायरेक्ट या घुमा फिरा के कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिराइव्ड। अब ऐसे ही इनकी यूनिट भी आएंगी। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट हम बात करते हैं, जैसे मैं करता है इस कमरे को नापा था 4 मीटर। यूनिट क्या है? मीटर। मीटर मतलब क्या है? मीटर का मतलब है इस लेंथ का एक स्मॉल स्टैंडर्ड पार्ट, एक इतना बड़ा पार्ट मान लो। फॉर एग्जांपल अभी ये जो पार्ट आपने लेंथ का इतना लंबा लिया है, ठीक है, उसके लिए डेफिनेशन मौजूद है, कितना लंबा लेना है वो भी हम चलेंगे, लेकिन अभी एक रफ चल रहा हूं भैया, अपन ने इतना पार्ट 1 मीटर मान लिया। अब कमरे की लेंथ आप इसी के रेफरेंस में नापेंगे। अगर रूम आपका इससे डबल है तो 2 मीटर का है,
अगर इससे 4 गुना है तो 4 मीटर का है, जो भी है। अब ये समझ में आता है। इसीलिए आप कहते हैं यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ये बताता है यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बना रखा है रेफरेंस के लिए, स्टैंडर्ड मतलब डेफिनेशन के साथ बनाएंगे, ठीक। और कैसा बनाएंगे, अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। जैसे एक इतना बड़ा समझ लो लोहे का टुकड़ा, इसका वजन हमने मान लिया 1 kg, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब इस वेट की हेल्प से आप सारे वजन नाप सकते हैं, तो उसी का एक पार्ट है विच इज सिलेक्टेड। क्यों सिलेक्ट किया गया है, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। ये डेफिनेशन तो वैसे ही समझ में आ रही है यार, जिसको हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक। अब एक लास्ट चीज, यूनिट कितने टाइप की होंगी, तो इसमें तो कॉमन सेंस लगा दो, सिर्फ कॉमन सेंस। नहीं आया समझ में, एक फंडामेंटल होंगी, एक डिराइव्ड होंगी। क्यों भैया, दो ही तरह की क्वांटिटी थी। अब अंदाज लगाते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी, अभी आगे जाके हमें मिलेंगे भी। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होंगी, आपने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, अभी हमने कहा था 7+2, अभी आगे फिर से आएंगी। 7+2 में जैसे मान के चलता हूँ, एक लेंथ थी, एक मास था और एक टाइम था। इनकी जो यूनिट होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जैसे लेंथ की यूनिट आपको मालूम है ये होगी मीटर, मास की यूनिट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं ये होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट में मान के चलता हूं आपने लिख दी सेकंड। आप देखेंगे ये यूनिट्स कैसी हैं, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। एक्चुअली डेफिनेशन ही हो गई है, क्या डेफिनेशन हो गई है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो अदर्स पर डिपेंड नहीं करेंगे। ऐसे ही और भी आएंगी, टेम्परेचर का केल्विन, अभी उस लिस्ट पे मैं जाऊंगा। ये आपके लिए क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल। तो फिर डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होंगी, डिराइव्ड यूनिट वो होंगी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की होंगी। फॉर एग्जांपल अभी हम एरिया की बात कर रहे थे, एरिया आपको मालूम है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जरा आप यूनिट पे जाएं, जब आप एरिया की यूनिट निकालेंगे तो आपको समझ में आता है एरिया की यूनिट क्या होगी। एरिया की यूनिट होगी लेंथ मीटर इनटू ब्रेथ का मीटर, यानी कि कुल मिलाकर मीटर स्क्वायर। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमने 10th में आपके मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है सभी ने, कि नहीं पढ़ा 9th-10th में? हाँ सर। पढ़ा है तो मुझे बताएं, एरिया की यूनिट आपने मीटर स्क्वायर ही पढ़ी होगी, सही बोल रहा हूँ ना? कहाँ से निकली, अब समझ में आ गया होगा, इसी फॉर्मूले निकली। मान के चले कोई कह रहा है स्पीड की यूनिट सर क्या होगी, तो मैंने कहा स्पीड कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, स्पीड की यूनिट पर जाएंगे, स्पीड की यूनिट आप कितनी मानेंगे, स्पीड यूनिट मानेंगे आनेंगे नहीं, निकालेंगे किससे, फॉर्मूले से, डिस्टेंस मीटर में अपॉन टाइम यानी कि सेकंड। अब आप देखें ध्यान से, ये जो मीटर पर सेकंड है ये डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल ये थी, ये कौन सी है, जो फॉर्मूले से निकल रही है, क्योंकि ध्यान देखो मीटर पर सेकंड अपने आप में यूनिट है ही नहीं, ये तो इन्हीं का कुछ तो भी इनटू डिवाइड स्क्वायर जो भी हो वो है। तो ये मैंने कहा अपने आप में कोई यूनिट नहीं है, ये तो इन्हीं से डिराइव करके आई है, दैट्स व्हाई इट इज द डिराइव्ड यूनिट, इट इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। कोई डाउट यहाँ पर हो तो पूछें, एनी डाउट हियर? नहीं? चलिए, अब जो हम बात कर रहे थे दोनों का जिक्र मैंने आपसे किया हुआ था, उसी को हम एक बार हल्का सा पढ़ देते हैं फुर्ती से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछ लिया था पहले डाउट है कि नहीं, क्योंकि आपने कहा नहीं तो हम इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक। ये आपसे बताता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आपको मालूम है, ठीक। कलर जरा पीला वाला ले अपन मजे के लिए। दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यही बता रहे थे, लेंथ मास टाइम एटसेट्रा, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स, बाकी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, आर डिफाइंड एज फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये सामने लिखा हुआ दिखा भी दिया। दूसरा आप जाएंगे ऐसे ही, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी, दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट है, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूले। काय पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती हैं फंडामेंटल्स पर, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो
तो स्पीड की अपनी कोई यूनिट नहीं है, स्पीड की यूनिट तो भैया मीटर और सेकंड यानी उन वालों पर डिपेंड कर रही है, वो नहीं होते तो ये भी नहीं होता। इस तरह से मैंने कहा ये कैसी यूनिट्स हैं, ये हो गई आपकी डेराइव्ड यूनिट्स। आई होप सो अभी आपको समझ में बिल्कुल बेहतर आ जाना चाहिए। तो हम एक अगले नंबर पे जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर है आपके तमाम सारे यूनिट के सिस्टम्स कौन कौन से थे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ मीटर ले रहे हैं, किलोग्राम ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं, तो आप देखेंगे हम कुछ मेजरमेंट सिस्टम्स फॉलो करते हैं। जो मेजरमेंट सिस्टम या यूनिट सिस्टम्स आप फॉलो करते हैं उन पर एक निगाह मारें। बहुत सामान्य सी कहानी है, फुर्ती से समझ में आ जाएगी अगर आप दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो। 3 क्वांटिटीज हैं ध्यान देखें, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम के लिए आपने 3 सिस्टम बना रखे हैं, CGS, FPS और MKS। और दिमाग का इस्तेमाल करें। CGS कोई सिस्टम नहीं है, ये बताता है लेंथ आप नापेंगे C फॉर सेंटीमीटर में, दिख रहा है। मास आप नापेंगे G फॉर ग्राम में, और टाइम आप नापेंगे S फॉर सेकंड में। मुझे बताएं कितने लोगों को समझ में आ गया CGS सिस्टम एक ही बार में? आ गया सर। दिख गया? CGS का मतलब ही है, CGS का फुल फॉर्म लिखा है यार, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड। अगला देखो FPS मतलब फुट, पाउंड और सेकंड, वो तो खुद ही दिख रहा होगा किसमें क्या नापना है। MKS सबसे फेमिलियर सिस्टम है, ये तो अभी हम बात ही कर रहे थे, M K और S मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसलिए इस पर टाइम खर्च नहीं करते, समेट लेते हैं। ठीक, इसमें क्या टाइम खर्च करना। अब हम आगे जाते हैं इसके बाद अगले नंबर पे। अगला है आपका बहुत शानदार नाम, देखें अगर आप किसी को पढ़ने में आ रहा है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये एक्चुअली किसी और लैंग्वेज का है, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं SI सिस्टम, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में हम यहाँ से बात करते हुए आएंगे, 2 बातें करेंगे, और 2 बातें जो मैं आपसे करूँगा उनमें क्या क्या शामिल होगा। उनमें आपका शामिल होगा नंबर 1, एक तो 7+2 अपने पास यूनिट है, ये हम पहले बता चुके थे। कौन कौन सी क्वांटिटीज की क्या यूनिट है ये बताएंगे, और सबसे खास बात अब यहाँ से आपके ऊपर एक दायित्व सौंपेंगे, ये डेफिनेशंस बताई जाएंगी आपको, और आपको ये डेफिनेशंस याद रखनी है। हाँ, आए सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ। लेंथ की बात करोगे, लेंथ की यूनिट मालूम है मीटर, ये रहा सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे, छोटा m। अब सवाल ये था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मान लो ये मीटर है, अब इसमें एक झंझट थी ना, हमने कहा मान लो ये मीटर है, कोई कहता मान लो ये मीटर है, कोई कहता मान लो ये मीटर है। सो व्हाट शुड बी द मीटर। मीटर का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाता है वो ध्यान देखें। पहले तो एक सिंपल डेफिनेशन दी जाती है, आपने फ्रांस का नाम सुना होगा, फ्रांस में आप देखेंगे कैपिटल है पेरिस, उस पेरिस के पास में एक छोटा सा शहर है और उस शहर का नाम है सेवेरस। वो सेवेरस इसलिए जाना जाता है, नॉर्मल आदमी नहीं जानते, साइंटिस्ट जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, यानी हिंदी में कहा जाए, हिंदी में क्या कहें, नापने तोलने का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऐसा कुछ, इसका आप देखेंगे वहाँ पर कार्यालय यानी कि ऑफिस मौजूद है। कौन सी जगह, मैंने कहा फ्रांस में, आप सेवेरस में देखेंगे, पेरिस के पास सेवेरस नाम के शहर में इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट ब्यूरो इसका ऑफिस है। उस ऑफिस में आप देखेंगे प्लेटिनम और इरिडियम, इस एलॉय की एक रॉड रखी हुई है, और ये जो रॉड रखी हुई है इस रॉड पे 2 निशान लगे हैं। जैसे मान चले ये रॉड मान लो, इस रॉड पे मैंने कहा इस टाइप से आपके 2 निशान लगे हैं, और इन्हीं दोनों निशानों के बीच का गैप, इन्हीं दोनों निशानों के बीच का डिस्टेंस आप कितना मान रहे होते हैं, ये आप मान रहे होते हैं 1 मीटर। ये एक सिंपलेस्ट प्रोटोटाइप फॉर्म है कि भैया वहाँ रखी रॉड को हम 1 मीटर मानते हैं। फिर इस चीज़ की साइंटिफिक डेफिनेशन भी आई, ये जो डिस्टेंस है ये बाकी लोगों को कैसे दिखाया जाए कितना है, इसका क्या इलाज है। तो पहले देखें डेफिनेशंस पे हम निगाह मारते हैं, पहले देखें पढ़ने में आ रहा है, आपसे बताता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के बीच का डिस्टेंस है। कौन से 2 मार्क्स, मेड ऑन ए रॉड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, एक प्लेटिनम इरिडियम की रॉड के
दो मार्क्स जो बनाए गए हैं उनके बीच का डिस्टेंस है, विच इज कैप्ट इन, जो रखी गई है, कहाँ रखी गई है, जहां मैं कह रहा था, और कहाँ कह रहा था, ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, और कहाँ पर, एट सेवेरस नियर पेरिस इन फ्रांस। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है सबसे पहली, ये तो आपको बिना देर किए तुरंत ही याद रखनी है। असली डेफिनेशंस के लिए आपको थोड़ा रटने की भी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा, वो जरूरी है ना, क्योंकि याद तो करने ही पड़ेंगे ना। आए देखें ध्यान से, 1 मीटर की साइंटिफिक डेफिनेशन दो टाइप से दी जाती है। 1 मीटर की पहली साइंटिफिक डेफिनेशन दी जाती है, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। 1 मीटर वो डिस्टेंस है, वो लेंथ है जो लाइट ट्रेवल करती है कितने टाइम में, टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458। अब आप कहेंगे ये डिजिट कहाँ से आई, ये डिजिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितनी है, 299792, और साथ में आपकी आती है 458। ठीक, आप में से कोई मुझे स्पीड ऑफ लाइट बताएगा? कोई 3 into 10 to the power 8। 3 into 10⁻⁸ बिल्कुल सही है, उसको मैं सिंपल करके लिखता हूँ। ठीक है, 3 into 10⁸ का मीनिंग यही होता है ना। आए ध्यान से देखें, ये जो स्पीड ऑफ लाइट हम लेते हैं 3 into 10⁸, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है, असली स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखी है। ये 3 into 10⁸ यानी 30 लाख या 3 करोड़ ऐसा आ रहा होगा, वो नहीं है, ये क्या है, 2.99792458। अंतर समझ में आ गया। ये वाली स्पीड कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट है, और ये मैंने कहा ये रफ हो गई भाई, इतना है, उसको हम कितना मान लेते हैं, 3 लाख, क्योंकि अगर वैसे करोगे तो कितना होगा, ध्यान देखना, ये हो जाएगा आपका 2.99 ऐसे ही आएगा ना, 79, और भी अभी तो आगे भी डिजिट है, इसको लगभग आप 3 मान लेते हैं। अब समझ में आएगा, इतने मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने टाइम में चलेगी। बच्चों वाली कैलकुलेशन ध्यान से सुनना, और कोई इसमें कैलकुलेट नहीं करना। इतने मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने में चलेगी, 1/this। और देखें, यही आपकी डेफिनेशन है, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/, ठीक है, बाकी उधर घुस गया है, 1/ कितना, इतने सेकंड। अब ये समझ में आता है। अब इसी की एक डेफिनेशन और है, साइंटिफिक डेफिनेशन हमें 2 तरह से दी है। ये आपसे बताता है 1 मीटर आपकी कौन सी लेंथ है। 1 मीटर आप देखेंगे बताता है 1 मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग दिस मच वेवलेंथ्स, और कितनी वेवलेंथ है मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, किसी को वहां नहीं पढ़ने आ रही हूँ, यह 1650763.73, इतनी वेवलेंथ्स का डिस्टेंस है। वेवलेंथ तो मालूम है, ये वेवलेंथ कहलाती थी। जैसे आप देखेंगे ये एक वेवलेंथ, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक्सेट्रा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये मैंने दिखा दिया। ऐसी मुझे कितनी वेवलेंथ लेनी है, इतनी वेवलेंथ लेनी है। अब सवाल बनेगा किसकी, क्योंकि आपको लास्ट ईयर आप स्कैटरिंग और ये सब फिनोमेना पढ़ चुके हैं, लाल, हरे, नीले, पीले प्रिज्म वाले। आपको मालूम है हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो हम किसी भी हरी गहरी लाइट की वेवलेंथ नहीं लेंगे। कौन सी लाइट की वेवलेंथ लेंगे, वैक्यूम रेडिएशंस करस्पॉन्डिंग टू ऑरेंज रेड लाइट एमिटेड बाय, कौन एमिट कर रहा होगा, क्रिप्टॉन 86 का एटम, क्रिप्टॉन 86 एटम जो ऑरेंज रेड लाइट ले रहा होगा, उस ऑरेंज रेड लाइट के ऐसे 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 कितनी वेव्स, इतनी वेव्स जिस डिस्टेंस में आएंगी वो डिस्टेंस आपके लिए कहलाता है 1 मीटर। क्या अब आपको ये कहानियां क्लियर होती हैं, हाँ या ना बताएं। कोई डाउट में यहाँ पर तो पूछें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई शंका वाल को किसी को नहीं, ठीक है।
अब जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी लेंथ की, इसी ढंग से आपके हम बता दें और भी डेफिनेशन दी गई हैं। जैसे एक अगली डेफिनेशन पे जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्रॉम द मास। मास की एक डेफिनेशन तो हमने कहा वही सिंपल सी है जो हम बात कर रहे थे। जैसे आपको याद होगा लेंथ में मैंने क्या कहा था, एक नाम लिया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। इसका ऑफिस मैंने आपसे कहा था, ये ऑफिस है आपके सेवेरस में। फिर आदमी पूछेगा सेवेरस कहाँ है सर, तो बताऊंगा सेवेरस पेरिस के बगल में है। तो बोले पेरिस कहाँ है, मैंने भैया ये फ्रांस में है। तो फ्रांस में पेरिस के बगल में सेवेरस नाम के शहर में ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की एक रॉड और उस रॉड के दो जो आपके मार्क्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, या फिर जो साइंटिफिक डेफिनेशंस थी इसी में आप जाएंगे। ध्यान देखना, इसी ऑफिस में आपका एक सिलेंडर भी रखा हुआ है, और ये सिलेंडर फिर किसका है ध्यान देखना, ये है प्लेटिनम प्लस इरिडियम एलॉय। और इस सिलेंडर का मास आप मानते हैं, क्योंकि इतना तो मालूम है मास की यूनिट किलोग्राम है। ये क्या बता रहा था, तो देखिए ध्यान से, ये वही बताया गया। हल्की सी लाइन कट गई है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ ए सिलेंडर। और कौन सा सिलेंडर, वही किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर कैप्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजरमेंट्स, वही सेवेरस नियर पेरिस फ्रांस। अभी आपको शीट जो देंगे अगले टर्न पर शीट आपके पास पहुंच जाएगी, तो मैंने कहा उसमें आपको डेफिनेशन सारी वैसे ही पढ़ने आ जाएंगी, अब समझ में आ रही होंगी। अब मेन जो डेफिनेशन है उस पर बात करते हैं। ये तो एक रफ डेफिनेशन थी। सवाल आता है साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहती है। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या चीज बताती है, 1 किलोग्राम इज इक्वलेंट टू द मास ऑफ 5.0188 into 10 raised to power 25 atoms of carbon 12। कार्बन 12 का आपने नाम सुना है 6C12 कार्बन। कार्बन के इतने एटम्स, कितने एटम्स जो सामने लिखे हैं 5.0188 into 10 raised to power 25। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इतने एटम्स का मास मिलाकर कितना होता है, दैट मास इज 1 kg। ठीक, तो बोर्ड मुझे लगता है देखने में आ रहा है बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। इसमें तो मुझे कोई खास दिक्कत नजर आपके आ नहीं रही है ना। एक बार मैंने कहा चेक भी कर लूँ, नहीं तो पता चले मैं पढ़ाता गया और आधे वैसे ही देखते रह जाएं। गुड, चल इसको रख लें बगल में ताकि कहीं गड़बड़ हो तो अपन देख सकें। इसके बाद मैंने कहा था 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या चीज़ होती है, 1 सेकेंड के लिए आप फिर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 1 सेकेंड के लिए भी हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक सिंपल डेफिनेशन जो पहले दी गई थी और एक टेक्निकल डेफिनेशन या कहा जाए साइंटिफिक। अब जो सिंपल डेफिनेशन है टाइम के लिए सेकंड की, वो डेफिनेशन जिस बात पर बेस्ड करती है कि आपको मालूम है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कोई बताओ यार फुर्ती से। सही लिखा है मैंने, एक दिन में 24 घंटे, हाँ या ना। और अगर 24 घंटे हैं तो फिर मिनट कितने हो जाएंगे, और फिर सेकंड कितने हो जाएंगे। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक मजेदार बात मिलकर समझ में आएगी कि एक दिन में होते हैं, और यहीं से बन जाती है एक डेफिनेशन जो मैंने कहा अगर आप कैलकुलेट करें तो एक दिन में कितने सेकंड निकल के आएंगे, 86,400। और अब समझ में आ रहा होगा, इसीलिए दिन भर का इतना हिस्सा 86/400 पार्ट, ये पार्ट एक सेकंड बन जाएगा। जैसे एक सिंपल सी बात पूछी थी, एक दिन में कितने घंटे हैं, 24, तो पूरे दिन भर का 24th पार्ट आपके पूरे दिन का 24वां घंटा, 24वां हिस्सा, पूरे दिन भर का 24वां हिस्सा निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 आवर। ऐसे ही दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा निकालोगे तो ये निकलेगा 1 सेकेंड, एंड दैट इज द डेफिनेशन। 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द 1/86/400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। अब अगली खतरनाक डेफिनेशन जो आपको एक मोबाइल नंबर की तरह याद रखनी है। एक सेकंड कितना बड़ा होता है, हमें लगता है एक सेकंड क्या होता है, एक और हो गया सेकंड। एक सेकंड में भला कितना लंबा टाइम होगा कि कौन सी डेफिनेशन देंगे। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक एलिमेंट होता है सीजियम, जब आप 10th में वो पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, ज्यादातर लोगों ने पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी भाई पीरियोडिक टेबल, कुछ लोगों ने। हाँ
सर। पढ़िए। तो हाँ, फर्स्ट सर। ग्रुप जरूर पढ़ा होगा। फर्स्ट ग्रुप आपका था पोटेशियम सोडियम, याद आ गए, सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, और याद आएगा लास्ट में हुआ करता था सीजियम CS। और इसी सीजियम एटम के बारे में बात करते हैं, वाइब्रेशन कर रहा होता है और 1 सेकंड में ये सीजियम एटम कितने वाइब्रेशन करता है देखो। 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, एकदम मोबाइल नंबर है तभी कह रहा हूं, 9192631770, इतने पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन, पीरियड्स मतलब ऑसिलेशन ऑफ द रेडिएशंस corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium, सीजियम की ग्राउंड स्टेट से हाइपर फाइन लेवल तक, और ग्राउंड स्टेट और हाइपर फाइन लेवल ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं एटम में। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट्स कहलाते हैं, अपर एनर्जी लेवल्स, उनके बीच में आप देखेंगे, आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन कितनी बार चढ़ उतर लेगा, तो कितनी बार चढ़ता है, इतनी बार चढ़ उतर लेता है। मुझे लग रहा है ये आपकी डिजिट करोड़ों में आ रही होगी, आप पढ़ेंगे तो 9192631770, हम तो ऐसे याद रखते हैं 9192 करके, ठीक है ना, उसको आप याद रखेंगे। इतने ट्रांजिशन या इतने पीरियड्स या इतने ऑसिलेशंस होंगे तो वो टाइम केवल कितना माना जाता है, 1 सेकंड। इसलिए ये 1 सेकंड की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी होगा, इतना कम अंतर होगा 0.000000001 सेकंड कि वो कभी भी आप नाप सकते ही नहीं है। अब ये लेंथ मास टाइम, 3 बेसिक डेफिनेशन समझ में आती हैं। इन डेफिनेशन को मैंने पर्टिकुलर इसलिए कहा क्योंकि कई बार ये आपके यहाँ पूछ ली जाती हैं। बाकी आप देखेंगे अब कुछ डेफिनेशंस और हैं, इनको हल्का सा पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा आपको जितनी याद हो सके, क्योंकि अब इनमें डेफिनेशंस को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि हम किसको क्या मानते हैं। आए मैं कुछ एक डेफिनेशन और दिखाता हूँ। चौथे नंबर पे हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर आप डेफिनेशन लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या माना जाता है, 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, थोड़ा सा नीचे कर लूँ है ना, 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, जो अगर आप 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो करेंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को याद आए, हम पिछले साल 10th में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था कि अगर आपके किसी वायर से करंट फ्लो की जाए तो मैग्नेट की तरह काम करता है। और हो सकता है कुछ लोगों को ये भी याद आए जो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखना जरा। किसी को याद आया? हाँ सर, वो फील्ड लाइंस बन जाती थी। फील्ड लाइंस बनती नहीं, मेरा ख्याल है इस चैप्टर के पहले दूसरे पेज पे यही आता था, कई बार कहा जाता था स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ। ये मैंने इसलिए याद दिलाया कि आपको एक कंफर्म हो जाए कि एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टिंग वायर एक्चुअली में आपका क्या होता है, ये मैग्नेट होता है। इसे अपन वायर कह रहे हैं, करंट कैरिंग पर हो गया है मैग्नेट। अब ध्यान देखना, ऐसे मैं 2 वायर रख देता हूँ, एक ये और एक ये, ठीक, दोनों से करंट फ्लो कर रहा हूँ। इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, दोनों मैग्नेट बन गए, और दोनों मैग्नेट बन गए यानी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या मैंने कहा रिपेल करेंगे। ये कंसेप्ट समझ में आता है। इसी से एम्पियर की डेफिनेशन मिलेगी। आओ देखो उस एम्पियर की डेफिनेशन को पढ़ो। ये कहता है एम्पियर हम कौन सी करंट मानेंगे, जब आप 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स में मेंटेन करेंगे। अगर आप 2 पैरेलल कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहे हो जो कितने डिस्टेंस पर हो, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, जो मैंने कहा यहाँ पर इनके बीच का गैप कितना रखा जाए, 1 मीटर का गैप रखा जाए। और उस समय आपसे कहेगा क्या करूंगा मैं, इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स, इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस करेगा आ फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ पे कितना यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो फोर्स होना चाहिए 2 × 10⁻⁷
न्यूटन पर मीटर, यानी अगर हिंदी में इसको एक बार एक्सप्लेन किया जाए, जो मैंने कहा था इसलिए मैंने ये फिगर बनाया था ताकि आपको याद आ जाए कि आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन कंडक्टर करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो आपसे डेफिनेशन कहती है अगर आप दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर लें, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखें और अगर उनके बीच में कितना फोर्स आ रहा है, फोर्स आ रहा है 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, तो ये कंफर्म है कि ये करंट जो इनमें जा रही है वो करंट कितनी है। क्या रफली ये डेफिनेशन समझ में आती है, हाँ या ना बताएं। बोलो आपको फुर्ती से। सर ठीक, ऐसी आप देखेंगे एक डेफिनेशन आपको मिलेगी केल्विन, और केल्विन में आप चलेंगे तो केल्विन आपका होगा टेम्परेचर, और केल्विन या टेम्परेचर की जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो उसको भी ले लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको और देखें बेहतर आए। केल्विन ये मालूम है टेम्परेचर की यूनिट है। केल्विन आपसे क्या कहेगा, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1। चलो एक छोटी बात है यार, 9-10 में पढ़ी होगी, किसी को पानी का वो मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट, पानी बर्फ किस टेम्परेचर पे बनता है? हम्म, 0 डिग्री सेल्सियस। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, इसे डिग्री सेल्सियस के बजाय क्या कोई केल्विन में बता पाएगा? 273 केल्विन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऋषभ। और अब मैं आपको, और बस ये जो आपने आंसर दिया आपका आंसर बिल्कुल सही है, और बिल्कुल एकदम सुपर फाइन करेक्ट कर देता हूँ, ये होता है 273.16 केल्विन। बस ठीक है, मिल गया। ध्यान देखना है, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है ये बर्फ का टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैं सेल्सियस में नहीं ले रहा, मैं केल्विन में जाऊंगा, ठीक है। तो मैं समझ में आ रहा होगा, तुम्हारे लिए 273 यूज करता हूँ। मैंने कहा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273 केल्विन, तो इसका 273 हिस्सा क्या होगा? ये वही क्वेश्चन है जो अभी सेकंड में पूछ रहे थे। पूरे दिन में 24 घंटे हैं तो 24वां हिस्सा क्या होगा? उसमें क्या सोचना भैया, 24 घंटे हैं तो 24वां हिस्सा 1 घंटा होगा। अगर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर 273 है तो 273 पार्ट क्या होगा? बोले 1 केल्विन। अब यहाँ पर एक छोटा सा शब्द और आएगा, उसको भी देखेंगे। पहले देखें ये क्या कह रहा है, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273। ठीक है, एग्जैक्ट चूंकि अब डेफिनेशन पे 0.16 भी लिखेंगे, आपका आंसर 273 चलेगा हर जगह। ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब आप यहाँ एक चीज पूछ सकते हैं, बोले आप तो कह रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बर्फ कहाँ जमेगी, और यहाँ कह रहा है ट्रिपल पॉइंट, ये क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ध्यान रखना, वो पॉइंट कहलाता है, होता वही है बर्फ जमने वाला 0 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम उसे कहते हैं जिस स्टेज में पानी अपनी तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। बर्फ देखी है किसी ने? अरे इसमें तो हाँ बोलो यार। हाँ, हमने कहा बर्फ देखी है कुछ, सॉलिड भी होती है। हाँ मैंने कहा बर्फ देखी है, कुछ सोच रहे हैं बर्फ, बर्फ क्या होती है? अच्छा एक बार हमने सपने में देखी थी। बर्फ में तो कम से कम हाँ बोला करो, क्वेश्चनों में नहीं बोलते। तो बर्फ अगर देखी है तो बर्फ में आप सही कह रहे हैं, बर्फ सॉलिड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस आपको मालूम है मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। 0 डिग्री वो है जहाँ बर्फ पानी में या पानी बर्फ में बदलते हैं, यानी ये कैसा टेम्परेचर है, इंटरमीडिएट। और रखना बर्फ कभी आपको इसमें से वेपर्स उड़ती भी दिखेंगी। मतलब आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। क्या ये बात समझ में आती है, हाँ या ना? इसको आप कर लेंगे। अब यहाँ पर एक फिर से हम चुके नए चैप्टर में, तो जो नए लोग हैं हम कहते हैं बाद में जुड़े हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता पढ़ना कैसे, उनको बताऊं। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक काफ़ी सारी चीज़ मैंने डिटेल में डिस्कस की। एक बहुत अच्छी बात है, इसकी रिकॉर्डिंग का लेक्चर वीडियो में इसके बाद आज तो नहीं, क्योंकि 8-9 GB का बन जाता है, तो या तो लेट नाइट 11-12 बजे या कल मॉर्निंग में हम शेयर कर देंगे। जब उसको कर देते हैं आप इसको एक बार दोबारा इस लेक्चर को बड़े मज़े से देख सकते हैं।
तो ये सारी डेफिनेशन जो हमने एक बार डिस्कस की थी, दैट विल गेट क्लियर फॉर यू ट्वाइस, ये सुविधा है। और थर्ड, आपको शीट भेज दूंगा, जो बाहर हैं लोग बेचारे, उनको उस पर क्या नाम कहना चाहिए, PDF, और जो यहीं ग्वालियर में डटे हुए हैं और जो आने में सक्षम है उनसे कह देंगे घर आके एक आध कॉपी उठा ले आना, चाहे जैसे पढ़ो, चाहे डिजिटल और चाहे मैंने कहा हार्ड कॉपी। शीट को आप पढ़िएगा, ये पूरा मटेरियल शीट में निकलेगा। जहाँ दिक्कत आती है उस वीडियो को आप एक बार रेफर कर जाए। और वीडियो कोई पूछता है कहाँ मिलेंगे, तो लिंक भी भेजता हूँ, बाकी यूट्यूब चैनल सबको मालूम है, उसी पे मिलते हैं यार। कभी कभार उसको ढूंढ लिया करो, अकल का इस्तेमाल कर लिया करो। चलो एक नेक्स्ट जाते हैं। इस बात ये तो हमने इनकी डेफिनेशन दी। अब कौन सी आपकी डेफिनेशन बची, एक दो डेफिनेशन और बचती हैं, इस पर जाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल की डेफिनेशन मेरा अंदाज है मालूम होनी चाहिए। मोल की डेफिनेशन हम कई जगह पढ़ते हैं क्योंकि, है ना। और थोड़ा बड़ा कर दूं, दिख रहा है तो दिखेगा मजे से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप काय में नापते हैं, मोल में। और मोल क्या है, मोल आपका जो है कितना माना जाता है, एक मोल जो आपको बताएगा सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज, छोटे छोटे पार्टिकल, कितने पार्टिकल कंटेन करता है, जितने 0.012 किलोग्राम या 0.012 किलोग्राम अच्छा नहीं लगे तो इसको आप कह सकते हैं 12 ग्राम। कार्बन 12 में मौजूद होते हैं। और आपको याद आएगा केमिस्ट्री में ये एवोगैड्रो कंसेप्ट या एवोगैड्रो नंबर के नाम से आने आता है कि कार्बन 12 का मास कितना है, 12। इसलिए कार्बन का मोलर मास, ये मोलर मास ही कहलाता है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही होगा। मोलर मास क्या होगा, 12 ग्राम। और एक मोल कार्बन में कितने एटम होंगे, मॉलिक्यूल, तो 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को आप कहते हुए जाते हैं 1 मोल। बाकी मैंने कहा केमिस्ट्री में इस बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन लास्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो मैं बात कर रहा था चमक, लाइट की, इसकी यूनिट का नाम बहुत अच्छा है, यूनिट कैंडल से निकला हुआ है और ये नाम है आपका कैंडेला। कैंडेला पे आप जाएंगे, कैंडेला आपका क्या होता है, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स। किसी सोर्स में से आपकी 1 कैंडेला वो इंटेंसिटी है दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट करता है कितनी फ्रीक्वेंसी के, ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था ये जो साइंटिफिक डेफिनेशंस हैं, जैसे हम वहाँ कह रहे थे 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम्स का वजन 1 किलोग्राम होता है, या मैंने कहा था सीजियम 133 के 9192 दिस इतने वाइब्रेशंस 1 सेकेंड होते हैं। इनका इलाज कुछ नहीं है, ये डिजिट तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। कोई कहे इसको समझाओ तो उसमें मैं क्या समझाऊंगा, मैं भी यहाँ से 2 बार और पढ़ दूंगा। 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन है। और कितने वॉटेज का कवर करेंगे, वॉटेज तो मालूम है ना, पावर। जैसे आपने एलईडी देखी होंगी, एलईडी की चमक कब बढ़ती है, एलईडी की इंटेंसिटी, छोटी एलईडी लाओगे बोले 5 वॉट, उससे बड़ी 9 वॉट, 12 वॉट, फिर शायद 18 या 20 वॉट में आती हैं, यही होता है ना एलईडी। तो आपको नजर आ रहा होगा एक कैंडेला हम किसे मानेंगे, जब ये होगी 1/683 वॉट के लिए। तो ये मैंने कहा डेफिनेशन आपको हल्की सी याद करनी है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा आदमी आपको समझा भी नहीं पाएगा। अब एक लास्ट चलते हैं, 2 चीज़ें आपके पास और आती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और यूनिट्स। इनकी चर्चा हम लास्ट टर्न पे भी कर रहे थे और एक बार फिर से कर देते हैं। देखें, बढ़िया, पहले ऐसा चेकआउट करें, आपको फिगर साफ नजर आ रहा हो। सबसे पहला आप बताऊंगा रेडियन। रेडियन के लिए मैंने लास्ट टर्न पे भी कहा था, रेडियन आपको पर्टिकुलरली मैथ्स वालों को बहुत जल्दी सुनने में आता है, क्योंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है और ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में जैसे ही स्टार्ट होती है तो बताया जाता है रेडियन। और रेडियन के लिए मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर बताता हूँ, याद रखिएगा। आप पहले एंगल लेते थे 180 डिग्री में, अब 180 डिग्री के बजाय आप नाप रहे थे डिग्री में। अब 11th का मैथमेटिक्स वाला नापता है रेडियन में, और वैसे कितना नापता है, पाई रेडियन, या आप कह सकते हैं 3.14 रेडियन, या वो क्या नाम कहलाता है 22/7 रेडियन, ये तो मालूम ही है।
इसलिए अब जो आप एंगल्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अब आप 90 डिग्री को 90 डिग्री लिखना थोड़ा कम करेंगे और आप इसको लिखते हैं π/2। अब भी नहीं अंदाज लगा क्यों भैया, 180 पाई, हाफ पाई यानी कि π/2 रेडियन। अच्छा कोई बताएगा 60 डिग्री को मुझे क्या लिखना चाहिए? π/3। π/3। गुड, अब समझ में आते आएंगे, इस ढंग से आप कहीं भी निकाल सकते हैं। तो फिर सवाल आया 1 रेडियन कितना होगा? ये तो समझ में आ रहा है 60 डिग्री बराबर इतने रेडियन, इतने रेडियन। ये तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको समझ में आए रेडियन में एंगल नापा जाता है, कितना होता है ये पता लग जाए। अब जो क्वेश्चन था कि भैया 1 रेडियन कितना होगा, तो ये ध्यान रखना एंगल की डेफिनेशन आपको मालूम है। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ रखी है आपने। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये तो मालूम है ना सबको। और अगर आर्क अपॉन रेडियस होता है तो एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं, हम ये कहते हैं एंगल, ऐसा एंगल जो जितनी लेंथ की रेडियस हो उतनी ही लेंथ का आप आर्क उठा लें। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा जो आपका एंगल है कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस यानी कि एल। किसी को नहीं नजर आ रहा हो तो इसको दिखा देता हूं, ये एल लिखा है और ये लिखा हुआ है आर। ठीक, ये लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस। जो मैं कह रहा था ये एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस आपने पढ़ा होता है। अब ये 1 कब आएगा, तो ध्यान देखो ये 1 तब आएगा जब आप माने चले एल और आर बराबर हो। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल अपॉन एल यानी कि 1 रेडियन। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बन जाएगी? 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे डाला गया एंगल है। कब डाला गया है? जबकि बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, एक आर्क जिसकी लेंथ है इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यही कह रहा था, एल और आर इक्वल ले लो, कितनी लेंथ का आर्क है जितनी उसकी रेडियस है। अगर उसी को आप रखेंगे इफ एल इज इक्वल्स टू आर देन थीटा अपना कितना निकलेगा, 1 रेडियन। तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे। ऐसी एक दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है ना, ध्यान देखें, आपको नजर आएगा ये आपकी सॉफ्टी टाइप संरचना बनी हुई है। सॉफ्टी खाई है आप लोगों ने, नहीं खाई जीवन में? खाई है तो बस एक ही आदमी ने खाई है बेचारे, बाकी सब गरीब लोग बैठे हैं। हाँ मैंने कहा सब ऐसे ही बैठे हो, मैंने ऐसे गरीबों को पढ़ाने का फायदा, जिनने सॉफ्टी नहीं खाई हो मेरी फीस कहाँ से देंगे? खाइए सर। तो हाँ देखो ध्यान से, ये जो आपका बनता है ये दिख रहा होगा पूरी सरफेस है, आपको विजुलाइज हो जाएगा सॉफ्टी का कोन। ये जो नीचे चोंच रहती है, ये चोंच का जो एंगल है ये सॉलिड एंगल कहलाता है। ये रहा देखो ध्यान से, ये लेटर याद होगा लास्ट ईयर का ओम होता है, ये तो याद है ना। और बड़ा बना देता हूँ, हटो ये लो। यस सर याद है। तो मैंने कहा ओमेगा या ओम से आप इसे लिखते हैं। सरफेस जितना एंगल बना रही होगी सरफेस, इसे मैंने कहा तो सॉफ्टी याद कर लो। सॉफ्टी दिख रहा होगा, नीचे जो चोंच बन रही है चोंच ही तो है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल बना सकते नहीं है, तो अपने आप दिख रहा होगा ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। और जैसे मैंने एंगल का फॉर्मूला हम लेते थे आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही सॉलिड एंगल का फॉर्मूला याद रखिएगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। मैं अभियाल दिखा भी देता हूँ, जो शंका रहेगी होता है कि नहीं होता, मैं अभियाल दिखा देता हूँ, ये लो। सॉलिड एंगल के आप फॉर्मूले में आएंगे तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पहले देखें, ओम क्या होगा, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सरफेस एरिया समझ में आ रहा होगा जिस सरफेस से बना रहे थे। अब एक छोटा सा काम कर लें, हम मान चले कि सरफेस एरिया जैसे पिछली बार मान रहे थे, एंगल में हमने क्या क्या माना था, एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और मैंने कहा था अगर एल बराबर आर ही कर दोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 1 रेडियन। ऐसे रहा, ध्यान देखो आपका ओम क्या है, ओम है आपका सरफेस एरिया और अपॉन आर स्क्वायर। अभी तुम एक काम करो, एरिया आर स्क्वायर बराबर कर दो, एरिया और आर स्क्वायर बराबर कर दोगे तो कैंसिल होके फिर 1 बचेगा। तो देख लो ये डेफिनेशन कहेगी इफ सरफेस एरिया बराबर कितना हो, रेडियस स्क्वायर, ए बराबर आर स्क्वायर हो, तो आपका ओम या ओमेगा जो भी आप पढ़ना चाहें ये कितना हो जाएगा, 1 रेडियन।
अब इसी बात को अंग्रेजी में बोल लेते हैं, हिंदी में बहुत समझा लिया। क्या बोलेंगे? डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। तो समझ में आ रहा होगा, लाइन से सर्कल बनता है, सरफेस से स्फीयर बनता है, इसलिए एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, काय से, बाई ए सरफेस